एक मिनट, कुछ इशू आ रहा है, मेरी इधर से तो कनेक्टेड है। ओके अभी स्क्रीन अब ऑनलाइन नहीं दिख रही है, रुक जाएगा, मैं कर रहा हूँ। शांति 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 हो रही है। आ गई, ऑनलाइन भी आ गई, ऑफलाइन भी आ गई, अब सबको बराबर दिख रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। यस जी साहब, तो अब सुनिएगा ध्यान से। ये जो एग्जाम्पल है गोलूराम वाला, आई थिंक ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया। गोलूराम भोलूराम जो भी एग्जाम्पल है क्लियर है। अब इसके आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अब आ गए हैं वो केसेस जहां पे इंटरेस्टिंग वाला क्लॉज है कि मोर देन वन स्टेट है तो क्या होगा। अगर आप देखोगे तो मोर देन वन स्टेट है तो पहला क्लॉज आ गया, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है वो मानो, इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्लू में लिखा हुआ है, देखो दिख रहा होगा आपको। इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, अब क्या करना है ये भी दे दिया है। सबसे पहले पढ़ो क्या है। हाँ, अगर सर्विसेज प्रोवाइड बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन अदर देन वो दो स्टेट वाला है तो नंबर ऑफ नाइट स्टेट, एग्जाम्पल 14 रेफर करेंगे अपन उसके लिए। अगर बाकी सारी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग जहाँ पे एक होटल में दो स्टेट कवर हो रहे हैं वहाँ पे है एरिया ऑफ एमिल प्रॉपर्टी। और अगर कोई लॉजिंग या हाउस बोट है तो उसके लिए है टाइम स्पेंड बाय बोट इन ईच स्टेट टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिक्लेरेशन मेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। मतलब जो क्रूज शिप वाला डिक्लेरेशन दे देगा कि सर हमारा क्रूज इतनी देर यहाँ रुका था या इतनी देर यहाँ रहा था, उसके हिसाब से हम लोग उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई को बांट देंगे। अब अपन पढ़ते हैं इनके एग्जाम्पल्स, और ये है एग्जाम्पल नंबर 1। देखो, Dondrila hotel chain charges a consolidation sum of 30,000 for stay in its two establishment, Delhi and Agra. इसके दो होटल है, दिल्ली और आगरा, एक दिल्ली में और एक यूपी में है ना। आगरा इज इन उत्तर प्रदेश। अब इनका दिल्ली में नाइट स्टे 2 दिन का है और आगरा में नाइट स्टे 1 नाइट का है, और 30,000 रुपये इन्होंने चार्ज किए। आप बता दो क्या रेशियो में प्लेस ऑफ सप्लाई को बांट देंगे। नाइट स्टे का रेशियो हो जाएगा 2:2, मतलब 20,000 रुपए के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी दिल्ली और 10,000 रुपए के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी यूपी। इज इट क्लियर? इजी पीजी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट ये है अदर इम्यूअल प्रॉपर्टी के लिए। देयर इज ए पीस ऑफ लैंड ऑफ एरिया दैट इज 20,000 स्क्वायर फीट, जिसमें स्टेट 1 में 12,000 स्क्वायर फीट है और स्टेट 2 में 8,000 स्क्वायर फीट है। मतलब और एक साइट प्रिपरेशन वर्क हुआ है मुन्ना कंस्ट्रक्शन ने, मतलब उसने 2 स्टेट में दिया है, 12,000 स्क्वायर फीट स्टेट 1 में है, 8,000 स्क्वायर फीट स्टेट 2 में। क्या रेशियो में बटेगा? 12:8। एक ही बात है, 3:2। मतलब अपना जो भी सर्विसेज का वैल्यू होगा स्टेट 1 को चला जाएगा 3/5 और स्टेट 2 को चला जाएगा 2/5। इस रेशियो में अपन बांट देंगे ये वाला क्लॉज। कितना इजी है। लास्ट, लॉजिंग अकोमोडेशन बाय ए हाउस बोट और वेसल। अब सुनना, एक कंपनी है जो कि
24 घंटे हाउस बोट पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, विच विल ट्रांजिट बोथ इन केरला एंड कर्नाटका। मतलब वो जो हाउस बोट है वो जो बैक वाटर्स या इनलैंड वाटर्स में ट्रैवल करती है वो 2 स्टेट में आते हैं, केरला और कर्नाटका। आगे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, सुनना, द हाउस बोट इन केरला स्टे देयर फॉर 22 आवर्स बट इट ऑल्सो मूव्स इनटू कर्नाटका फॉर 2 आवर्स। मतलब देखा जाए तो इन्होंने 22 घंटे केरला में बिताए हैं और 2 घंटे कर्नाटका में बिताए हैं। मतलब आप मुझे बताओ अपना टोटल जो सर्विस का कॉस्ट होगा, क्या रेशियो होगा, 22:2 या 11:, ध्यान रखना अपन 11:1 के रेशियो में बांटेंगे और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई 2 मानी जाएगी। 11/12 के लिए रेशियो हो जाएगा आपका केरला और 1:12 के लिए आपका रेशियो हो जाएगा कर्नाटका। अब एक बच्चा बोल रहा है इसके लिए फिर 2 बिलिंग करनी पड़ेगी। यस, प्रैक्टिकली कंपनी को कितनी बिलिंग करनी पड़ेगी, 2, क्योंकि वो उसका अलग टैक्स लगेगा और उसका टैक्स अलग लगेगा। और मेन ये तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई, उनकी लोकेशन कहाँ है, समझो। अगर ये कंपनी की लोकेशन केरला में है, नहीं सुनना अभी मेरी काम की बात तो यहाँ है, ये कंपनी जो हाउस बोट चला रही है इनका एड्रेस कहाँ का है। अगर ये केरला का है तो फॉर एग्जाम्पल इनका जो रूम पड़ा होगा वो 24,000 का पड़ा होगा, तो 22,000 का सर्विस केरला की है और 2,000 की सर्विस, मतलब 22,000 के रेंट के ऊपर वो चार्ज करेंगे CGST SGST और 2,000 के ऊपर चार्ज करेंगे IGST। 2,000 की सर्विसेज इंटर स्टेट मानी जाएगी और 22,000 की सर्विसेज को लोकल माना जाएगा, क्योंकि कंपनी केरला की है। उल्टा होता, कंपनी कर्नाटका की होती तो 2,000 के लिए CGST SGST होता और 22,000 के लिए IGST होता। और कंपनी अगर हैदराबाद की होती तो 22,000 के लिए भी IGST, 2,000 के लिए भी IGST, पर 2 प्लेस ऑफ सप्लाई लिखे जाते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई 2 अलग अलग लिखने पड़ते हैं। 22,000 के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई केरला होता है और 2,000 के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका होता है। लॉस, वो क्या होता है, लॉस। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, आप पॉज के चक्कर में लॉस मत भूल जाना। इंटर स्टेट सप्लाई वो होती है जब लॉस और पॉज अलग अलग स्टेट में हो, और अगर सेम स्टेट में हो तो इंट्रा होती है। तो बेटा ये तो अपन एक पहलू पढ़े हैं पॉज, एक पहलू पहले पढ़ के आ चुके हैं लॉस, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि इंटर है कि इंट्रा है। आ रही बात समझ में? इसलिए मैंने पहले डेफिनेशन पढ़ाई, जबकि आप मॉड्यूल में देखोगे तो उन्होंने बड़ा वियर्ड किया, उन्होंने बाद में लॉस और पॉज की डेफिनेशन दी है, जबकि होनी चाहिए थी स्टार्टिंग में। उन्होंने इंट्रा की डेफिनेशन लास्ट में दी है, पता नहीं क्यों, पहले देनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। ये हमारा एग्जाम्पल भी हो गया क्लियर। अब मुझे बताओ होटल अकोमोडेशन में किसी को कोई तकलीफ है क्या? जी, रेशियो को मत करो, पूरा रहने दो, 22:2 रहने दो, मत करो 11:1। नहीं समझा, सिंप्लीफाई मतलब कैसे, मैं समझा नहीं। 22:2 ही रहने दो ना। 22 और 2 ही रखो, ठीक है, 22 और 2 ही रखो। मैथमेटिक कैलकुलेशन है, वहां तो आप डिक्लेरेशन ये दोगे ना कि 22 घंटे यहाँ रहा और 2 घंटे यहाँ रहा। आपने अपने कैलकुलेटर में उसको 11:1 करके सॉल्व किया है। आर्स तो 22:2 ही लिखोगे ना आप, ठीक है। तो अपने से मत करो, मत करो, मत करो, 22 और 2 ही रहने दो, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। चले आगे बढ़ते, और किसी का सवाल, और किसी का सवाल? चले आगे बढ़ते एंड लेट्स मूव ऑन। ए लो, एक और क्विज आ गया, क्विज करते फटाफट, चलो। यस, क्विज टाइम। चलिए, तो ब्रिजराज एक बिजनेस ट्रिप पे गए हैं 5 दिन के लिए। 3 दिन वो रुके हैं मुंबई, 2 दिन रुके हैं वो अहमदाबाद, और उन्होंने रॉयल ग्रुप ऑफ होटल से इसका टोटल अमाउंट 50,000 रुपये चार्ज करवाया है। बहुत ही ईजी है, आप मुझे बताओ, बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ए क्या कर रहे रे? थोड़ा तमीज से, ए क्या होता है रे? ए क्या, अच्छा ए है, ओके। तो सुनना, यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात में बटेगा इन द रेशियो ऑफ 3:2, है ना? तो इसका आंसर ए है, सुन लेना रे, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट आता है हमारा
इजी है। अब नेक्स्ट तीनों चारों बहुत इजी है, सुनना। अगला बहुत इजी है, सुनना। तीसरा क्लॉज, होटल अकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, हो गया। जनरल रूल हो गया। लेट्स मूव ऑन टू क्लॉज नंबर 3। क्लॉज नंबर 3 है रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस सर्विसेज। क्या क्लॉज है? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस सर्विसेज। और ये क्लॉज क्या बोलता है, अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग सर्विसेज दी है तो यहाँ पे B2B और B2C है। देखो मैं बताता हूँ इसका सिंपल। आपने सुना कॉर्पोरेट ट्रेनर्स होते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनर क्या करते हैं बताओ? कंपनी के एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन आपको पता है उसका पैसा कौन देती है? कंपनी देती है। अब मैं कहानी बताता हूँ आपको। कहानी क्या है? कहानी क्या है? कहानी सुनना। मैं हूं इंदौर में, मुझे ट्रेनिंग के लिए एक मुंबई की कंपनी ने हायर किया और बोला मैसूर में जाके ट्रेनिंग दे दो। मैं हूं इंदौर में, मुझे मुंबई की कंपनी ने हायर किया और बोला मैं एम्प्लॉयज़ को मैसूर भेज रहा हूँ, हमारा एक ट्रेनिंग कैंप है वहाँ पे, आप वहाँ जाके इन वर्कर्स को, अपने स्टाफ एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे दो। मैंने ट्रेनिंग कहाँ दी? मैसूर। मैसूर इज इन तमिलनाडु आई थिंक, या कर्नाटक, दोनों में से एक में आता है। कर्नाटक। मैसूर इज इन कर्नाटका। सो मैसूर में मैंने दी है ट्रेनिंग। मुंबई है कंपनी की और मैं हूँ इंदौर का। B2B है कि B2C है? B2B है। B2B है। मैं मुंबई की कंपनी के नाम से बिल बनाऊंगा और मुंबई को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानूंगा। ट्रेनिंग कहाँ दी है उससे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे लोकेशन ऑफ रिसीवर ही लगेगा। क्या लगेगा? लोकेशन ऑफ। लेकिन अगर मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर नहीं हूँ और मेरे से ऐसे नॉर्मल छोटे छोटे बिजनेसमैन ट्रेनिंग लेने आते, जैसे अभिनव बिंद्रा करके थे, हे विवेक बिंद्रा, सॉरी अभिनव बिंद्रा तो शूटर थे, विवेक बिंद्रा। केस सुना था विवेक बिंद्रा का, और वो केस हुआ था, बहुत जो भी था, बहुत भसड़ हो गई थी। अब मुद्दे पे आते हैं। मान लो विवेक बिंद्रा करके कोई मोटिवेशनल ट्रेनर था जो एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग देता था। अब वहाँ पे छोटे छोटे बिजनेसमैन जाके ट्रेनिंग लेते थे। 5,000, 10,000, 15,000 का एंट्री टिकट खरीदते थे। 2 दिन का कोई होता था उनका शो, उसमें जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं सब। अब यहाँ पे B2B नहीं है, यहाँ पे B2, क्योंकि जो आदमी ट्रेनिंग लेने आया है वो रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं, छोटे छोटे बिजनेसमैन है, इंडिविजुअल आदमी है, जॉब वाले लोग हैं। इन लोगों को अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं तो इस केस में हमेशा ये माना जाएगा कि कंजम्पशन वही हो गया है जहां ट्रेनिंग दी है। ये चीज को कहीं ले जाएंगे थोड़ी, सर्विसेज है ना, तो हमेशा हम ले लेंगे प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। इस केस में अगर मेरे को एक आदमी हायर करता जो कि अनरजिस्टर्ड होता, क्या होता? या फिर मैंने ही एक कैंपेन चलाया कि मैसूर में मैं ट्रेनिंग लेने आ रहा हूं, जिनको आना है आ जाओ। मैसूर में लोग आते, मुझे पैसे देते और मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन करते। अब बता दूं, प्लेस ऑफ सप्लाई मैसूर माना जाता। नहीं समझे? तो B2B में हमेशा लोकेशन ऑफ रिसीवर जाएगा ट्रेनिंग के केस में, पर B2C में प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस जाएगा। जहां पे ट्रेनिंग दी, जहां पे ट्रेनिंग हुई, वो जगह मानी जाएगी। अब ये याद रखने वाली चीज है, थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा, पर शायद आपको एक बर्ड आई व्यू मिल रहा होगा साथ में दोनों कंपेयर करके, तो याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आराम से वो चीज याद भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला है इवेंट ऑर्गेनाइजिंग। ये भी डिक्टो सेम। मैंने कॉर्पोरेट इवेंट प्लान किया कंपनी के लिए और बोला सर क्या करना है? बोले एम्प्लॉइज को मैसूर घूमने ले जाओ और उसका इवेंट पूरा तुम देख लेना। मुंबई कंपनी ने मेरे को इवेंट ऑर्गेनाइजर हायर किया और बोला कि जाओ और मेरे एम्प्लॉइज को मैसूर ले जाओ और मेरे नाम से बिलिंग करना, मैं दूंगा पैसा। अगेन वो का वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर B2B है तो बिलिंग लोकेशन ऑफ रिसीवर होगी, B2C है तो जहां पे, अरे इससे एक चीज समझ में आती है, जो लोग शादी के इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं उनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता होगा, सोच के बताओ। जहां शादी हो रही है, क्योंकि वहां B2B कैसे होगा, बिजनेस टू बिजनेस कैसे होगा? शादी बिजनेस यूज है कि पर्सनल यूज है? तो अगर मान लो किसी एक रिच आदमी ने उदयपुर में शादी प्लान कर ली, अब वो आदमी है मुंबई का, इवेंट ऑर्गेनाइजर है दिल्ली का, शादी क्या कर रहा है? उदयपुर में, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? उदयपुर माना जाएगा। इवेंट ऑर्गेनाइजिंग के लिए भी उदयपुर माना जाएगा। समझ में आया? B2B है तो लोकेशन ऑफ रिसीवर, पर B2C है तो क्या देखें कहां पे इवेंट हो रहा है। सेम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, नहीं, इवेंट में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है।
पर वो बहुत ईजी है। एक मिनट में बताता हूँ क्या पॉइंट है। नोट 2 लिखा हुआ है ना, वो भी समझ लेते हैं अपन। मैंने इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज दी, पर मैं इंडिया में 4 जगह सनबर्न इवेंट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? 4 जगह इंडिया में सनबर्न इवेंट। एक कंपनी है जो मेरे से इवेंट ऑर्गेनाइजिंग करवा रही है और मैं उनके 4 अलग अलग जगह पे इवेंट्स कर रहा हूं और पैसे पूरे एक ही साथ ले रहा हूं। 4 स्टेट में मैं इवेंट्स कर रहा हूं, इवेंट ऑर्गेनाइजर हूं और पैसे पूरे एक ही बार में एक साथ ले रहा हूं। वो इशू आ गया जो होटल में था। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? प्रपोर्शन क्या होना चाहिए? एक्चुअली पता है, इसका उन्होंने चाबी दी नहीं है, ताला बंद उन्होंने पेटी दे दी है पर चाबी नहीं दी। पता है पर क्यों नहीं दी? मॉड्यूल में भी एक लाइन लिखी हुई है और वही लाइन मैंने यहाँ पे भी कोट करी है। वैल्यू शेयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर दी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब यहाँ गैप मतलब वो गैप नहीं है, यहाँ पे गैप मतलब है कॉमन सेंस। मतलब जनरली एक नॉर्मल अलोकेशन हम इवेंट्स का जैसे करते वैसे आप कर देना। मतलब क्वेश्चन आपको रेशियो हमेशा देगा, या वो नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं। मान लो मैं 4 इवेंट कर रहा हूं, तो 4 में से कौन से स्टेट में कितने कर रहा हूं? सर एमपी में 2 हैं और राजस्थान में 1 है, गुजरात में 1 है, तो 2:1:1 के रेशियो में मेरी सर्विसेज का रेशियो बांट सकते हैं। या कुछ और होगा तो क्वेश्चन आपको देगा। पर अपने को इन्होंने मॉड्यूल में या एक्चुअली लॉ में उन्होंने एग्जैक्टली बताया ही नहीं कि अगर मल्टीपल स्टेट्स में इवेंट्स हो रहे हैं तो उसको एग्जैक्टली किस रेशियो में बांटना है, नहीं बताया है। तो ऑफ कोर्स आपको जो रेशियो क्वेश्चन दे दे वो जनरली एक्सेप्टेड रेशियो होगा, उस रेशियो में आप इवेंट्स को स्टेट वाइज बांट देना। जैसे मैंने एक रेशियो बता दिया नंबर ऑफ इवेंट्स, तो अगर आपको टाई अप किया है आपने किसी के साथ और बोला है कि साहब मैं 4 इवेंट करने अपने को, 4 कैंपेनिंग इवेंट करने अपने को, 2 इवेंट एमपी में करने, 1 गुजरात में, 1 राजस्थान में, टोटल कितने इवेंट हो गए? 4। तो इन 4 इवेंट के 2:1:1 के रेशियो में हम हमारी सर्विसेज को तीनों स्टेट में बांट देंगे। ये है फॉर इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज। बताओ यहां तक किसी को तकलीफ? तो अभी तक हमने कितनी पढ़ ली है जल्दी बताओ? 5वां वाला ट्रांसपोर्टेशन, 2 ही छोटे छोटे और पढ़ लेते, ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर, बस 2 पढ़ लेते, 2 मिनट लगेगा जल्दी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड कुरियर, अगेन B2B है तो लोकेशन ऑफ रिसीवर। अरे अगर आज मैं कहीं कुरियर करवाने जाता हूं तो कुरियर में मेरा भी एड्रेस दूंगा और वो मेरे को अगर बिलिंग करता है तो मेरे जीएसटी नंबर से मेरे ही एड्रेस की बिलिंग करेगा। लेकिन अगर B2C है तो सामने वाले का एड्रेस है, सामने वाले का रिकॉर्ड तो चाहिए ही नहीं, B2C है। यहाँ पे बोलते हैं आपको गुड्स कुरियर कहाँ दिया गया। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं हूँ इंदौर का, मैं गया जयपुर किसी काम से और वहां मुझे याद आया अरे मेरे पास एक चीज़ है वो मुझे कुरियर करनी है दिल्ली, तो मैं हूँ इंदौर का, मैं गया जयपुर और जयपुर के कुरियर वाले को कुरियर दिया। अब 2 बातें होगी, या तो उस कुरियर वाले को बोला कि मेरे जीएसटी नंबर से बिलिंग कर, उसने बोला अच्छा आप कहाँ के हो? एमपी के। जैसे ही आपने बोला एमपी के, उसने आपके ऊपर क्या चार्ज कर दिया? IGST, और प्लेस ऑफ सप्लाई में लिख दिया एमपी। मेरे से पूछा कहाँ के हो, बोले सर मतलब मैंने, वो बोले जीएसटी नंबर है क्या? बोले नहीं सर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। बात खत्म, वो आपसे आगे पूछेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको जहां पार्सल मिला है वो उसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेगा। आपने उसको पार्सल कहां जाके दिया? जयपुर में, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान हो जाएगी, जयपुर हो जाएगी, जहां आपने पार्सल हैंड ओवर किया है वो। तब जब वो B2C है। B2B है तो बात ही खत्म, कहां होगी? जो मेरा जीएसटी नंबर है वो। लेकिन B2C है तो आप मुझे फिर बताओ कहां पे होगी? जहां पे पार्सल हैंड ओवर किया। मैंने कहा दिया पार्सल आपको? सर मैंने पार्सल दिया आपको जयपुर में, तो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर मानी जाएगी। इसका मतलब सर ये जो डिलीवरी करके कंपनी, डिलीवरी मतलब डिलीवरी बोलते हैं उसको, एक्चुअली उनको उसका डिलीवरी का नहीं मिलेगा ना कभी भी ट्रेडमार्क, तो उन्होंने डिलीवरी का ले लिया ट्रेडमार्क, तो है डिलीवरी एक तरह से। तो वो कंपनी अमेजोन को सर्विसेज देती है, वो कंपनी सर्विस देती है फ्लिपकार्ट को, कंपनी सर्विस देती है मिंत्रा को। अब देखा जाए तो सर्विस B2C है कि B2B है? अब वो कहां से पार्सल उठा रहे हैं, कहां पार्सल भेज रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो हमेशा जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई लेते हैं तो अमेजोन का एड्रेस लेते हैं। कहां से उठा रहे हैं, कौन से पता नहीं नोएडा के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है और डिलीवर कर रहे हैं इंदौर के अंदर, दोनों ही एड्रेस मतलब नहीं उनके लिए। वो सर्विस किसको दे रहे हैं साहब? अमेजोन को। अमेजोन का एड्रेस कहां पे है सर? बैंगलोर में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? बैंगलोर।
अमेजोन का एड्रेस मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? यहाँ जाके साले मेट्रो सिटी जीत जाते हैं, क्योंकि उनका टैक्स कलेक्शन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि साला वो प्लेस ऑफ सप्लाई खा जाते हैं, क्योंकि हेड ऑफिस वही होता है, रजिस्टर्ड एड्रेस वही होता है। रजिस्टर्ड एड्रेस वही होने के चक्कर में आपको पता है एमपी का जीएसटी कलेक्शन है 3,000 करोड़ का महीने का। मुंबई का अकेले का जीएसटी कलेक्शन है 17,000 करोड़ का। मुंबई का अकेले का जीएसटी कलेक्शन है 17,000 करोड़ का, और एमपी का, पूरे एमपी का जीएसटी कलेक्शन है 3-3,500 करोड़ के अप्रॉक्स। जस्ट इमेजिन कि मुंबई अकेले का कलेक्शन पूरे मध्य प्रदेश के जीएसटी कलेक्शन से कई गुना है। Why? Because location of receiver, location of receiver। और ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज के रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे रजिस्टर्ड है? मुंबई। आ रही बात समझ में? तो मैं शीट अपडेट कर दूंगा, पहला काम इसको लिख के आ जाना आप पूरा, ताकि कल हम बचा हुआ पूरा का पूरा डिस्कस कर लेंगे। मैं शीट अभी अपडेट कर रहा हूँ। थैंक यू गाइज, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू। एक सेकेंड।